हेलो दोस्तों, आपको घर के मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम जेट एग्जाम 26/6/2026 पेपर 1 के सॉल्यूशन करेंगे उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कथन दिया हुआ है, कथन के रूप में है, तो दूसरे उसके चरण रीजन यानी कारण के रूप में है। कथन है कि उच्च शिक्षा के संदर्भ में शिक्षण और निर्देशन समानार्थक शब्द हैं। कारण है कि शिक्षण एक व्यापक अवधारणा है जिसमें मूल्यों का विकास तथा आलोचनात्मक चिंतन का विकास शामिल होता है, जबकि निर्देशन कार्य उन्मुख होता है। देखिए यहाँ पे असर्शन तो सही नहीं है, लेकिन इसका जो रीजन है यानी कारण है सत्य है, क्योंकि टीचिंग होता है एक ओवर रीचिंग कॉन्सेप्ट होता है और उसका जो एम होता है वो लर्नर का होलिस्टिक डेवलपमेंट पर होता है। जैसे कॉग्निटिव होता है, अफेक्टिव होता है, साइकोमोटर डोमेन होता है, ये सब। ऑन दूसरा शब्द हम कह सकते हैं कि इज ए सबसेट ऑफ टीचिंग दैट इज हाईली स्पेसिफिक, टास्क ओरिएंटेड होना चाहिए, फोकस होना चाहिए ऑन डिलीवरिंग स्पेसिफिक कंटेंट, फोकस होना चाहिए जो कंटेंट है उसको अच्छे से स्किल के साथ डिलीवर कर सके। Therefore they are not synonymous, इसलिए दोनों जो है समानार्थक नहीं है। इसलिए ऑप्शन डी इसका सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कि instructional facilities that incorporate adaptive learning technologies affect the teaching learning process, यानी जो अधिगम जो होता है अनुकूलनशील अधिगम, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज यानी अनुदेशात्मक सुविधाएं जो होता है उनके शामिल होते हैं। इसका उत्तर जो होगा ये होगा डायनामिकली एडजस्ट द डिफिकल्ट ऑफ कंटेंट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लर्नर, यानी कि प्रत्येक शिक्षार्थी के प्रदर्शन के आधार पर अध्ययन सामग्री की कठिनाई को गतिशील रूप से समायोजित करना, यानी कि ऑप्शन बी सही है। यहाँ हम ऑप्शन देते हैं केवल आंसर दिए हैं, इसलिए आप लोग के पास होगा, इसलिए देख लीजिएगा। टाइपिंग करने में ज़्यादा समय लगता है और वीडियो लंबा है। स्पष्टीकरण है कि एडाप्टिव लर्निंग यूटिलाइज जैसे AI एंड डाटा एल्गोरिथम टू ट्रैक स्टूडेंट प्रोग्रेस इन रियल टाइम एंड मॉडिफाई द एजुकेशनल कंटेंट वेयर डिफिकल्ट टू सूट देयर यूनिक लर्नर कर्व। तो अधिकों के जो पठार होते हैं अलग अलग लर्नर के लिए अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उससे है, इसलिए जो है सभी शिक्षार्थी के प्रदर्शन के आधार पर अध्ययन जो है सामग्री की कठिनाई को गतिशील रूप से समायोजित करके होता है, इसलिए ऑप्शन 20 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं कि एक स्नोबॉल सैम्पलिंग तकनीक का उपयोग करता है। यह तकनीक प्राय किस प्रकार के शोध में उपयोग की जाती है? तो स्नोबॉल सैम्पलिंग जो होता है वो क्वालिटेटिव होता है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है। एग्जिस्टिंग जो स्टडी हम करते हैं जिस सब्जेक्ट के बारे में, रिकॉर्ड फ्यूचर सब्जेक्ट फ्रॉम अमंग देयर एक्विजिस्टेंस, इट इज़ प्रीडोमिनेटली यूज, जो पहले से उसके क्वालिटी के बारे में बताया गया था रिसर्च को, एक्सेस हिडन और हार्ड टू रीच पॉपुलेशन, इसका ये एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, परिकल्पना में कौन सी टाइप सेकंड त्रुटि है? तो टाइप सेकंड त्रुटि में असत्य शून्य परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है और सत्य परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया जाता है, इसलिए सेकंड टाइप का है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। और फर्स्ट टाइप का जो होता है उसमें सत्य को स्वीकार किया जाता है और असत्य को टाल दिया जाता है यानी अस्वीकार किया जाता है, सत्य दो हाइपोथेसिस है टाइप में, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में आता है कि शोधकर्ता एक नई शिक्षण विधि के प्रभाव पर अध्ययन करते हैं, वह निष्कर्ष निकालते हैं कि नई विधि पुरानी विधि से काफ़ी बेहतर है, P इज लेस देन 0.5। हालांकि वास्तव में दोनों विधि में कोई अंतर नहीं है। ऐसी स्थिति में निम्न में से क्या हुआ है? तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो टाइप फर्स्ट की त्रुटि है। कि द रिसर्चर क्लेम ए सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, यानी कि जो रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस है व्हेन वो नॉन एक्चुअल एग्जिस्टिंग है, रियलिटी वास्तव में वो एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि दिस फॉल्स पॉजिटिव इज द डिफिनेशन ऑफ टाइप फर्स्ट ईयर, जो प्रोबेबिलिटी दिया है लेस देन 0.5 और टाइप फर्स्ट ईयर का होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा वैंकूवर शैली के संदर्भ का सही वर्णन है? तो वैंकूवर में आते हैं लेखक उप प्रणाली होता है या संख्या, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं लेखक, तो इसमें आपका संख्यात्मक प्रणाली आएगा, उत्तर सी।
न्यूमेरिकल सिस्टम आता है जो पेज के अंत में दिया जाता है, पेज नंबर लिखा जाता है बाइनोकुलर स्टाइल में, ऑथर नंबर सिस्टम होता है इसका। तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APPA शैली में संदर्भित सूचित में प्रविष्टि का सही क्रम है। तो इसमें जो सही क्रम होता है, लेखक होता है, ऑथर, ईयर, टाइटल और जर्नल होता है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। कथन दिया है क्रियात्मक अनुसंधान एक चक्रीय प्रक्रिया है जिसमें योजना, क्रिया, अवलोकन और चिंतन शामिल होते हैं। कथन सेकंड है कि क्रियात्मक अनुसंधान के परिणामों को पूरी वैश्विक जनसंख्या पर सामान्यीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पे कथन सही है, लेकिन जो सेकंड कथन है वो गलत है। स्टेटमेंट सेकंड जो है गलत है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्योंकि जो एक्शन रिसर्च में होता है, एक्शन रिसर्च इन इंडियन डिजाइन एज ए साइकिल, उसमें प्लान होता है, एक्ट होता है, ऑब्जर्व होता है और रिफ्लेक्ट होता है। ये चार चीज़ होते हैं टू इम्प्रूव स्पेसिफिक लोकल प्रैक्टिसेस बिकॉज इट इज हाईली लोकलाइज एंड कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। इट्स फाइंडिंग कैन नॉट बी जनरलाइज टू ए ग्लोबल पॉपुलेशन। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं कि जब एक पर्यवेक्षक फोन पर व्यस्त होने के कारण किसी कर्मचारी द्वारा मशीन की खराबी के बारे में दी गई व्याख्या को अनदेखा कर देता है तो ये किसका उदाहरण है? तो ये मनोवैज्ञानिक बाधा है ना, साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। इसमें व्यक्ति जो है एक ही काम पर फोकस करता है, दूसरा जो है काम पर फोकस नहीं कर पाता है क्योंकि वो पहले से बिजी है, तो दूसरा काम पर फोकस नहीं, जैसे लाइक ए फोन कॉल को नहीं करता है। या प्रिवेंट एक्टिव लिसनिंग, जो जिसमें पहले से इन्वॉल्व है उसको सुनता है, तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 10, अभिकथन ए संचार अर्थ के समझौते विनिमय की प्रक्रिया है। कारण है ना कि अर्थ शब्दों में नहीं होता बल्कि उन लोगों में होता है जो उन शब्दों का उपयोग करते हैं। तो इसका रीजन दोनों जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। कथन का रीजन जो है एक्सप्लेनेशन सही है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। क्योंकि जो भी हम संचार के लिए यूज करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए जो भी हम यूज करते हैं सिंबल ना, उसमें अर्थ नहीं होता है, बोलने वाला सुनने वाला दोनों के बीच जो है मीनिंग को नेगोशिएट जो करता है सुनने वाला, वो डिपेंड करता है। काइनेसिक, प्रॉक्सेमिक्स, हैप्टिक्स निम्नलिखित में किसके प्रकार है? तो ये जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के प्रकार हैं। काइनेसिक में आता है रिफर टू बॉडी लैंग्वेज मूवमेंट, और प्रॉक्सेमिक्स में आता है पर्सनल स्पेस, यूज टू पर्सनल स्पेस, यानी कि गैप देते हैं अपने। और हैप्टिक में आता है रिफर टू कम्युनिकेशन टच थ्रू टच ना, किसी चीज़ को छू करके कम्युनिकेट करना हैप्टिक होता है। पैरा लैंग्वेज में निम्नलिखित में कौन से तत्व शामिल होते हैं? तो पैरा लैंग्वेज में बोलने से होता है, पिच, टोन, वॉल्यूम एंड पॉज इन स्पीच, ये जो है पैरा लैंग्वेज में आता है, जिसको हम बोल के किसी चीज़ को बताते हैं। अब आते हैं ये डायरेक्शन से क्वेश्चन है, रीजनिंग से। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमकर 5 किलोमीटर चलता है, तो उसके बाद 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमकर 10 किलोमीटर चलता है। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो यहाँ पे हमने इसका सॉल्यूशन दे दिया है, उसके हिसाब से उत्तर पूर्व दिशा होगा, जो ऑप्शन ए सही होगा। तर्क है कि शहर की नई साइकिल लेन पहल असफल रही क्योंकि इन लेन के बनने के कारण ना कार दुर्घटना की संख्या में कोई कमी नहीं आई। तो यदि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य हो तो वह इस तर्क को सबसे अधिक कमजोर करेगा। तो इसमें होता है कि टोटल ट्रैफिक वॉल्यूम इन द सिटी इंक्रीज बाई 25% ड्यूरिंग द सेम पीरियड, उसी पीरियड में जो है 25% की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि इस अवधि में शहर में कुल यातायात की मात्रा 25% बढ़ गई। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, भी मैथ से है। श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी से होगा 436। देखिए कैसे होगा कि फॉलो पैटर्न है, सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है कि नंबर बाई 2 एडिंग एंड असेंडिंग इंटीजर। तो जो उसका जैसे 7 × 2 + 6 यानी 20 मिलेगा, उसी तरह 20 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 ऐड करेंगे तो 47 हो जाएगा। तो पैटर्न है कि मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं 6, 7, 8, 9 कर रहे हैं, और जो नंबर आ रहा है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट जो नंबर आएगा 213 आएगा, 213 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 ऐड करेंगे तो 436 हो जाएगा। जैसे ऑप्शन डी सही होगा, 436। डिकोडेड से क्वेश्चन है कोडिंग से कि ओरल 3196 के रूप में
कोड किया गया है, तो रिटेन का कोड क्या होगा? देखिए अल्फ़ाबेट में जब पोजीशन देखेंगे तो ओ का पोजीशन 15 होता है, 15 को ऐड करेंगे तो 6 होगा, जो कि 6 जो है कोड किया गया है एल के लिए। आर होता है 18, तो 8 और 9 8 और 9 हो जाएगा, जो कि ए के लिए, यानी कि अपोजिट से चल रहा है, लास्ट से चल रहा है। उसी तरह से ए का पोजीशन 1 है तो ओ 1 हो जाएगा, और एल का पोजीशन 12 होता है, इसलिए 13 12 क्या होता है, यानी कि 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3196। उसी तरह से रिटर्न का करेंगे, डब्लू का जो होगा, डब्लू 23 नंबर पे आता है, यानी कि 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5, तो 5 जो है एन के लिए कोड हो जाएगा। 5 हो गया, लास्ट में चला जाएगा 5, और उसी तरह से ई जो है 5 पोजीशन पे है तो 5 हो जाएगा। इस तरह से चलेंगे तो देखेंगे, पैटर्न देख रहे हैं तो आएगा 522995 हो जाएगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, तो यानी कि ऑप्शन बी होगा सही है। यहाँ पे आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, ये मैथ से क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस से। तो कह रहा है कि 12,000 में प्रति गाय के हिसाब से बेचता है गाय, और एक गाय पर उसे 25% का लाभ होता है, तो पूरे लेन देन में उस पर कोई अगर लाभ नहीं होता है, ना हानि होता है, तो दूसरी गाय पर हानि का प्रतिशत कितना होगा? तो इसके लिए जब सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन जो आएगा 16.66% आएगा, ऑप्शन ये सही होगा। बाकी सॉल्यूशन देख लीजिएगा किया गया। अब आते हैं अभिकथन ए, प्रत्येक वैध तर्क एक सुदृढ़ तर्क होता है, और रीजन दिया है कि एक सुदृढ़ तर्क में वैध संरचना तथा सभी सत्य आधार वाक्य होने चाहिए। तो यहाँ पर ये तो सही नहीं है, सुदृढ़ तर्क नहीं होता है प्रत्येक वैध तर्क में, सभी जो है सुदृढ़ तर्क नहीं होता है, तो इसलिए ये सही नहीं है। लेकिन जो सुदृढ़ तर्क में वैध संरचना भी होता है, सभी सत्य आधार वाक्य होने चाहिए, तो ये जो है सही है। तो ये गलत हो जाएगा, और सही है, तो ऑप्शन डी सही होंगे। 90 में आता है कि ब्रह्मांड एक विशाल घड़ी के समान है, एक घड़ी का कोई रचनाकार अवश्य होता है, अतः ब्रह्मांड का भी कोई रचनाकार अवश्य होगा। ठीक है, रचनाकार अवश्य होगा। तो उपरोक्त तर्क में निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक तर्क दोष की गई है? यानी अनौपचारिक करा है तो फालसी से है, फालसी इज कमिटेड, इनफॉर्मल फालसी से क्वेश्चन है, तो इसमें मिथ्या सादृश्य आता है, फालसी में हो जाता है। पूछ रहा है कि इसमें ऑप्शन है कि रेड हियरिंग, फालसी नॉलेज, हास्टी जनरलाइजेशन, पोस्ट एर्गो प्रोपर एसोसी, तो यहाँ पे फालसी नॉलेज। बाकी पढ़ लीजिएगा इसको। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित पदों में बढ़ती हुई अभिप्रायता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे ए है जानवर, बी जीवित प्राणी, सी गोल्डन रिट्रीवर, और डी कुत्ता। तो पहले जीवित प्राणी होना चाहिए, फिर जानवर होना चाहिए, फिर कुत्ता होना चाहिए, फिर गोल्डन रिट्रीवर होना चाहिए। इस तरह से ऑप्शन ए सही है, बी ए डी सी। 21 बौद्ध दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो प्रमाण मान्य है? तो इसमें बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष और अनुमान जो होता है मान्य होता है बुद्धिस्ट कल्चर में, यानी कि प्रत्यक्ष मतलब नॉलेज, प्रमाण, परसेप्शन यानी कि अनुमान, लॉजिकल इन्फेरेंस, सेंस एंड लॉजिकल इन्फेरेंस होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। मीमांसा के प्रभाकर मत के अनुसार कितने प्रमाण है? तो इसके 5 प्रमाण होते हैं। कौन कौन है? तो ये भी लिखा हुआ है आपका, प्रत्यक्ष यानी कि प्रमाणास ना, इसको प्रत्यक्ष या प्रमाण जो होते हैं प्रत्यक्ष होता है परसेप्शन, इन्फेरेंस यानी अनुमान, उपमान यानी कंपेरिजन, और शब्द यानी वर्बल टेस्टिमोनी, और अर्थपति पोस्टुलेशन, ये 5 जो है प्रमाण होते हैं। अब ये डाटा से है ना, टीआई से रिलेटेड है, इसमें डाटा दिया हुआ है, डाटा को हम टाइप नहीं कर पाए हैं, तो क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें हम अटैच कर देंगे लास्ट में। ठीक है, तो वर्ष 2018 से 2021 के बीच डिजिटल कक्षाओं में प्रतिशत वृद्धि लगभग कितनी है? तो इसमें प्रतिशत वृद्धि की बात कर रहा है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे डाटा को तो ऑप्शन बी आएगा 73.33%। फिर कह रहा है कि किस वर्ष ग्रामीण और शहरी विद्यालय उन्नयन के बीच सर्वाधिक अंतर था? तो ये भी उसी डाटा से है, तो ये 2021 में था। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कि वर्ष 2018 से 2021 तक ग्रामीण विद्यालय उन्नयन के चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर लगभग किसके सबसे निकट था? तो इसका भी आएगा आपका 25% का निकट आएगा, इसलिए ऑप्शन बी सही है। द डाटा शोन एवं इज द बेस्ट क्लासिफाइड एज, ऊपर प्रदर्शित आंकड़ों को किस प्रकार के डेटा के रूप में सबसे उपयुक्त रूप से वर्गीकृत किया जाता है? तो ये जो है जो डीआई का होता है वो मात्रात्मक असतत समय श्रृंखला डाटा दिया है ना, कंटिन्यूअस डाटा नहीं है, ये क्वांटिटेटिव डिस्क्रीट टाइम सीरीज डाटा है, इसमें टाइम से डाटा में आता है इन्वॉल्व ना, डाटा इन्वॉल्व होल ना, काउंटेबल नंबर, अनकाउंटेबल नंबर डिस्क्रीट क्वांटिटीज होता है, इसको
ट्रैक क्रोनोलॉजिकल ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ ईयर, यानी टाइम ऑफ ईयर दिया है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी सही है। आते हैं 26 में। शासन के दृष्टिकोण से डिजिटल कक्षाओं में तेज वृद्धि यह संकेत देती है। ये ICT आधारित शैक्षणिक सुधार रणनीति है। तो पढ़ लीजिएगा, ऐसे ऑप्शन इसका बी सही है। 28 ये फिलिंग द ब्लैंक से है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश भेजने के लिए SMTP का यूज करते हैं, यानी कि ऑप्शन ए सही है। प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं और सर्वर से ईमेल भेजने के लिए POP3 का यूज करते हैं। और संदेश एक नेटवर्क के माध्यम से यात्रा करता है, जिससे एक विशिष्ट द्वारा प्रसारण एड्रेस होता है, IP एड्रेस द्वारा प्रसारण किया जाता है। और डोमेन का समाधान, यानी कि DNS जो है डोमेन का समाधान द्वारा किया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा ए होगा, जिसमें A, B, C, D होंगे। 29 VPN सार्वजनिक नेटवर्क एन्क्रिप्टेड संचार सुनिश्चित करता है। बी इंटरनेट वैश्विक स्तर पर बिना किसी प्रतिबंध के सुलभ होता है। HTTP सुरक्षित संचार के लिए SSL TLS का उपयोग करता है। और डी कुकीज स्वतंत्र रूप से मैलिशियस कोड निष्पादित कर सकती है। तो यहाँ पर ए और सी केवल सही है। इंटरनेट जो है मतलब ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर स्पष्टीकरण में आता है कि VPN और HTTP इंडेड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है फॉर एन्क्रिप्शन ना, लेकिन इंटरनेट आर स्ट्रिक्टली प्राइवेट है, नॉट ग्लोबल है। और कुकीज आर सिंपल टेक्स्ट फाइल इनकेपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोड, उसमें एक एग्जीक्यूटिंग कोड को होता है ऑन देयर उसका। इसलिए ए और सी सही है, बी और डी गलत है। ऑप्शन ए सही होगा। 30 आते हैं। एक विश्वविद्यालय क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करता है। छात्र दूरस्थ रूप से लॉगिन करते हैं और परीक्षा डेटा केंद्रीय रूप से संग्रहित किया जाता है। तो इस प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण जोखिम है? तो ये डाटा ब्रीच है ना, अनऑथराइज एक्सेस होता है इसमें, यानी कि ऑप्शन सी सही होता है। ज़्यादा होता है कि संभावना होता है डाटा ब्रीच होने का। डाटा का उल्लंघन और अनाधिकृत पहुंच होता है, तो कोई भी इसका डाटा को चुरा सकता है, अनाधिकृत पहुंच होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। 31 में आते हैं। इसमें मिलान करना है। स्वयं पोर्टल दिया था, स्वयं है, NPTEL है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, डिजिटल इंडिया है, इनका जो है मिलान करना था। तो स्वयं जो होता है वो नेशनल MOOC प्लेटफॉर्म होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, मल्टी डिसिप्लिन को यहाँ पे बहुत सारे कोर्स का पढ़ाई किया जाता है ऑनलाइन। और NPTEL जो होता है इंजीनियरिंग के ऑनलाइन लेक्चर पे फोकस करता है। और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ना, ये सेंट्रलाइज डिजिटल एकेडमिक रिस्पोरेटरी है, यहाँ पे शैक्षणिक भंडार है, ये केंद्रीय डिजिटल शैक्षणिक भंडार है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। और डी जो है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ना शासन सेवा के लिए डिजिटल अवसंरचना है। इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन जो है ए का फर्स्ट, बी का सेकंड और सी का थर्ड और डी का फोर्थ होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। बाकी क्वेश्चन का ऑप्शन देख लीजिएगा, लास्ट में हम क्वेश्चन पेपर डाल देंगे। ये कह रहा है कि 32 एक शैक्षणिक संस्थान बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली यानी क्लाउड आधारित LMS एन्क्रिप्टेड ऑनलाइन शुल्क भुगतान प्रणाली को एकीकृत करता है। इस एकीकरण का समग्र प्रभाव निम्न में से किस प्रकार सबसे बेहतर वर्णित किया जाता है? तो यहाँ पे जो है प्रशासनिक पारदर्शिता लाने के लिए किया जाता है और डेटा को सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए होता है। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही है। हैंसांग के विवरण के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो यहाँ पे प्रवेश परीक्षा जो लिया जाता था वो द्वार पंडितों के द्वारा लिया जाता था, यानी गेट कीपर के द्वारा लिया जाता था। ये अपने आप में बहुत मतलब नॉलेजेबल होते थे, जो यहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम लेने के काम करते थे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 34। इस तरह से ऑप्शन सी सही है इसमें। अब आता है 34 में, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अपरंपरागत शिक्षा को परंपरागत शिक्षा से अलग करते हैं, यानी कि नॉन कन्वेंशनल लर्निंग फ्रॉम कन्वेंशनल लर्निंग में चेंज करता है। तो ये प्राय शिक्षार्थी केंद्रित होता है, यानी लर्नर सेंटर्ड होता है। और यूटिलाइज डाइवर्स डिलीवरी मीडिया, यानी विविध माध्यमों से शिक्षण प्रदान करती है, यानी जब ये अभी के समय में कह सकते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा का जो माध्यम है वो इसमें आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अब आते हैं 35 पर। अभी कथन दिया है कि AICTE एक वैधानिक निकाय है। हाँ, ये भी एक ठीक है, वैधानिक निकाय है। AICTE की स्थापना 1987 में संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था, ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन ए और
रीजन, दोनों सही है इसलिए बोथ होगा। तो ऑप्शन नंबर ये होगा। 36 में आते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करते हैं। अनुच्छेद 51 में कहा गया है। अनुच्छेद 51 जो है इसका सही आंसर होगा। क्लॉज है इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कहा गया है, जिसमें कि लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ को बचाने, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कहा गया है, इसलिए 51 जी सही होगा अनुच्छेद। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP से है यह के अनुसार प्रस्तावित HECI निम्नलिखित में से कौन सा HECI के 4 स्वतंत्र प्रभागों में शामिल नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए थे उसके अनुसार जो है NCVET शामिल नहीं है। इसमें राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद शामिल है, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद भी शामिल है यानी कि NAC शामिल है, उच्च शिक्षा अनुदान परिषद यानी कि हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन भी शामिल है, HEGC। ये तीनों शामिल है, तो D शामिल नहीं है, NCVT शामिल नहीं है इसमें, क्योंकि ये वोकेशनल बॉडीज है, इंडिपेंडेंट वोकेशनल बॉडीज है। 38 वर्ष 2020-2022 के बीच कुल नामांकन विधि, यहाँ पर डाटा दिया हुआ है उसके अनुसार पूछ रहा है, इसमें ऑप्शन जो होगा वो 29% होगा। यदि अनुसूचित जाति श्रेणी के नाम के भी डाटा से है तो प्रति इस प्रकार रेखीय रूप से जारी करते हैं। तो 2023 में अनुमानित नामांकन किसके सबसे निकट होगा, 300 के निकट होगा। ये डाटा से क्वेश्चन था जो सोल्यूशन किया गया है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 द वेरिएबल कैटेगरी रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ डाटा, यानी कि 4 कैटेगरी किस टाइप के डाटा को दर्शाती है। ये नाम मात्र का होता है, गुणात्मक क्षेत्र है यानी क्वांटिटिव है, नॉमिनल क्वांटिटिव नॉमिनल क्वालिटेटिव वेरिएबल है, गुणात्मक गुण को दर्शाता है। ठीक, ये क्या है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। 41 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों में बढ़ते नामांकन से सबसे अधिक किस बात का संकेत मिलता है ना, तो ये भी ऑप्शन जो है बी से होगा, सामाजिक न्याय नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन में, यानी कि जो भी आपका समाज में जो भी पॉलिसी चल रहा है सरकार के द्वारा उसका सही ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है या नहीं। तो इसमें जो है सही ढंग से जब नामांकन बढ़ रहा है यानी कि सही ढंग से सामाजिक न्याय नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है, इसलिए बी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 42 में। कथन है कि MOOCs जैसी ऑनलाइन शिक्षण विधियां स्वायत्त और स्वगति अधिगम को प्रोत्साहित करती हैं। तो MOOCs का जो आपका फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है ना। तो इसमें जो है ऑनलाइन क्लास चलाया जाता है जो एक शिक्षण प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन पर। रीजन कर रहा है कि ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म एक निश्चित समय सारणी और अनिवार्य शारीरिक उपस्थिति प्रदान करता है। एक निश्चित समय सारणी तो प्रदान करता है या लेकिन अनिवार्य से शारीरिक उपस्थिति प्रदान नहीं करता है। एक नहीं, कथन तो सही है लेकिन रीजन जो है जरूरी नहीं है कि लर्नर जो है एक निश्चित समय सारणी दे उसको पर बैठे पढ़े और अपनी शारीरिक उपस्थिति प्रदान करे, ये जरूरी नहीं है, इसलिए ऑप्शन रीजन जो है गलत है। तो ऑप्शन सी सही होगा, ए सही है, आर गलत है। मैंडेटरी नहीं होता कि फिजिकल क्लासरूम अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं होता इसमें। 43 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विशेषता किशोर शिक्षार्थियों में पहचान बनाम भूमिका भ्रम संकट से विशेष रूप से जुड़ी होती है। तो जो एडोलेसेंट होते हैं ना उसमें पर्सनल फेबल होता है और इमेजिनरी ऑडियंस होते हैं, यानी कि व्यक्तिगत मिथक और काल्पनिक दर्शक का विकास होता है टीनेजर में, इसलिए ऑप्शन बी सही है। बाकी पढ़ लीजिएगा। 44 अभिकथन है कि किशोर शिक्षार्थियों में कक्षा के भीतर भावनात्मक अस्थिरता अधिक दिखाई देने की संभावना होती है। कारण है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो कार्यकारी कार्य और आवेग नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है किशोरावस्था के दौरान अभी भी विकसित हो रहा होता है। इसमें दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, क्योंकि जो अफेक्टिव रिफर टू इमोशन होता है, एडोलेसेंट में जो है इमोशन का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऑप्शन ये सही है। 45 में आते हैं, किसी शिक्षार्थी में स्व प्रभावकारिता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे सबसे अधिक प्रभावित होती है, यानी कि सेल्फ इफिशियंसी लर्नर में किससे अफेक्टेड होता है। तो सेल्फ इफिशियंसी जो होता है प्रीवियस मास्टरी जो होता है एक्सपीरियंस जो होता है उसका पूर्व सफलता के अनुभव और शिक्षक द्वारा मौखिक रूप से दिया जाने वाला प्रोत्साहन जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होता है होगा।
46 पे आते हैं। एक कक्षा में लड़कों के औसत अंक 52 है, लड़कियों का औसत अंक 42 है। तो यदि पूरी कक्षा के अंकों का औसत 48 है तो कक्षा में लड़कों का प्रतिशत कितना होगा? तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो 60% आएगा। जैसे 52 जो है लड़का का है बॉयज़ से, तो इसलिए 52 बी कर दिए, बी फॉर बॉय और जी फॉर गर्ल। तो टोटल स्कोर जो होगा बॉयज़ का और गर्ल का मिला के 48 हो जाएगा। 48 हो जा रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे ना, तो एक्सपेंडिंग दिस, इसको एक्सपेंड जब करेंगे तो आएगा 4b = 6g। तो मीनिंग रेशियो जब निकाल लेंगे इसका तो रेशियो निकाल के आएगा 3/5 × 100 करेंगे तो 60% आ जाएगा, इसलिए आंसर 60% हो जाएगा। 47 में आते हैं कि विरोध का वर्ग यानी कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन सबअल्टरनेशन एग्जिस्ट बिटवीन, यानी कि संबंध निम्नलिखित में से किनके बीच होता है? तो ए और आई, ए फॉर ना, कहने का मतलब है कि ए फॉर अफर्मेटिव एंड निगेटिव, यानी कि सब अल्टरनेशन ऑक्योर बिटवीन ए यूनिवर्सल प्रोपोजिशन और पार्टिकुलर प्रोपोजिशन ऑफ द एग्जैक्ट सेम क्वालिटी। तो इसको अफर्मेटिव बोला जाता है या निगेटिव कहते हैं। अब दस एग्जिस्ट बिटवीन यूनिवर्सल अफर्मेटिव ए एंड पार्टिकुलर अफर्मेटिव ना आई। तो ए और आई के बीच है, यानी ऑप्शन सी सही है। ग्रुप कम्युनिकेशन के बारे में क्वेश्चन कि ग्रुप कम्युनिकेशन सेटिंग द टर्म ग्रुप थिंक रिफर टू, आंसर होगा इसका ए साइकोलॉजिकल फेनोमेना वेयर द डिजायर फॉर हार्मोनी रिजल्ट इन एन इरेशनल डिसीजन मेकिंग आउटकम। जैसे कि जो हमको आउटकम चाहिए उसके लिए तैयार करना, फेनोमेना को, माहौल को तैयार करना होता है। यानी कह सकते हैं कि ऑप्शन बी सही होगा इसका, एक मनोवैज्ञानिक स्थिति जिसमें समूह में सामंजस्य बनाए रखने की इच्छा के कारण अविवेकपूर्ण या तर्कहीन निर्णय लिया जाता है ना। इससे ग्रुप थिंकिंग में जैसे जहाँ पर भी ग्रुप में कार्य होता है तो सभी का अपना अलग अलग जो है सामंजस्य बनाते हैं और उसका हर एक का कारण जो है जो तर्क होता है वो अविवेकपूर्ण होता है ना, तर्कहीन निर्णय लिया जाता है वहाँ पे, इसलिए कह सकते हैं। अब आते हैं 49 में, ये सीरीज से क्वेश्चन है, तो सीरीज के अनुसार जो है 445 आएगा। सोल्यूशन ये है 1 × 1 + 1 यानी कि 2 × 2 नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें 2 ऐड कर देंगे, तो उसी तरह जिस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे उसको ऐड करेंगे, इस तरह करके 45 आएगा। 50 है शाब्दिक प्रमाण में सन्निधि की शर्त का आशय है। तो सन्निधि मतलब बोलचाल के लिए शब्द बिना लंबे अंतराल के समय और स्थान की निकटता में बोले गए हों, उसको सन्निधि कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका 50 क्वेश्चन का राइट आंसर है, सबसे सटीक आंसर है। सो अपना मिला लीजिएगा, बेस्ट ऑफ लक फर्स्ट पेपर के लिए। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।